हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ से हर हाल में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तैयारी यदि आप अभी शुरू नहीं किए हैं तो कृपया करके आप लोग प्रारंभ कर दीजिए तैयारी। जैसा कि हमने आपको बताया था, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो है फरवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग तैयारी में अभी से लग जाए। आइए शुरुआत करते हैं। पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा। तैयारी में यदि आप लोग लग चुके हैं तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पर पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का। पहला प्रश्न कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है वो वेद को माना जाता है, ठीक है। और वेदों में अगर यदि देखा जाए 4 वेद है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और इन वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद हो जाएगा। और प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ कौन सा है तो वेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। तो यहाँ पर जो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। आइए चलिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न कहता है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 वेद है, अभी हमने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद जो है ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। रामायण के रचयिता कौन थे तो वाल्मीकि को जो है रामायण का रचयिता माना जाता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में ये स्थान कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बुद्धत्व कब प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को। तो 528 ईसा पूर्व में, ठीक है। 528 ईसा पूर्व में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। चाणक्य का जन्म हुआ था 350 से 375 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, गंधार कला का संबंध किस साम्राज्य से है। गंधार कला का संबंध दोस्तों मौर्य साम्राज्य से। बेहद इंपॉर्टेंट गंधार कला है और प्रश्न पूछता है, ठीक है। गंधार कला का संबंध किस साम्राज्य से है तो मौर्य साम्राज्य से है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। कौन सा सम्राट पहले मौर्य साम्राज्य का शासक था तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अशोक के शिलालेख किस प्रकार के होते थे, यानी अशोक के जो शिलालेख थे वो किन लिपियों में लिखे जाते थे तो पाली और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। पाली और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों को लिखा जाता था। आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर पॉइंट कहता है, कौन सा ग्रंथ जो है संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामायण, ठीक है, रामायण। सारनाथ में किस प्रसिद्ध धर्म सभा का आयोजन हुआ था तो बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा, जो उपदेश दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा उन्हें क्या कहा जाता था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। और सबसे पहला उपदेश दोस्तों दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। तो सारनाथ में किस प्रसिद्ध धर्म सभा का आयोजन हुआ था तो बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का, ठीक है। यानी जो पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग।
गुप्त साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक जो है कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये भी प्रश्न पूछता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न कहता है किस शासक ने सिंहासन बत्तीसी की रचना की थी? तो राजा सोमेश्वर के द्वारा जो है सिंहासन बत्तीसी की रचना करी गई थी, राजा सोमेश्वर के द्वारा। उज्जैनी किस काल का प्रमुख नगर था? उज्जैनी दोस्तों गुप्त काल का एक प्रमुख नगर था। प्राचीन भारत में नकुली किससे संबंधित है? एक कृषि यंत्र है। क्या है? नकुली क्या है? एक प्राचीन भारत के अगर समय काल में देखा जाए तो नकुली क्या था? एक कृषि यंत्र था। ठीक है, आइए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे? बेहद इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कलिबंगा। ठीक है, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, प्रश्न पूछता है पेपर में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा हो गया, कांसा हो गया। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को भी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन भी सभ्यता इसको कहा जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे, महाजनपदों की संख्या ओवरऑल कितनी है? तो दोस्तों ओवरऑल जो महाजनपदों की संख्या है वो 16 है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत में पहली मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पहली मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम शुल्क व्यवस्था किसने लागू की? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले शुल्क व्यवस्था लागू करी गई थी। कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धम्मी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? तो सम्राट अशोक जो है धम्मी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सभी दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा ज़रूर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं साथियों, किसी भी स्टेट से हैं और आप किसी भी स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीज़ें सेम पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए किस सम्राट के समय कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर था? तो कनिष्क के शासनकाल में यदि देखा जाए तो कुषाण साम्राज्य जो था सबसे अपने चरम अवस्था में था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किस ग्रंथ में न्याय के विषय में विचार किया गया है? न्याय सूत्र में दोस्तों न्याय के विषय में विचार किया गया है। कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली में लिखा गया है? तो त्रिपिटक जो है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों से संबंधित धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर के लिए। और ये किस भाषा में लिखा गया था यदि आपसे पूछा जाए तो पाली में लिखा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र में जो थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा स्थल मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है? कौन सा स्थल मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है? सांची का स्तूप। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। आइएगा अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद को जो है नंदवंश का संस्थापक के रूप में माना जाता है। किसे? महापद्म नंद को। किस सम्राट के शासन काल में अर्थशास्त्र रचित हुआ था? तो चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना करी गई थी और चाणक्य को जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य अथवा चाणक्य के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है, अशोक द्वारा निर्मित लक्षण शिलालेख कहाँ पाया गया था? तो लुम्बिनी में पाया गया था। राजा भोज के बारे में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो सम्रांगण सूत्रधार जो है प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किस सम्राट ने अहिंसक पर्व की स्थापना की थी? सम्राट कनिष्क ने। किसने? सम्राट कनिष्क ने। किस सम्राट ने अहिंसक पर्व की स्थापना की थी? सम्राट कनिष्क के द्वारा करी थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बौद्ध धर्म के किस मत के अनुसार महायान उपदेश दिए गए थे? महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, आपको पता होगा बौद्ध धर्म जो था दो संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न कहता है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी प्रमुख
धर्म सभा आयोजित की गई थी? तो कन्नौज की सभा आयोजित की गई थी हर्षवर्धन के समय काल में। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र जो थी ये गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। अगला पॉइंट कहता है यहाँ पर, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के साहित्य का प्रमुख उदाहरण है? कुमार संभवम। कौन सा ग्रंथ जो है गुप्त काल के साहित्य का प्रमुख उदाहरण है? कुमार संभवम। अच्छा बताइएगा ये कुमार संभवम जो है किसके द्वारा रचित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्च करके बताइएगा, खोज करके बताइएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन से सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है। अभी आपको बहुत सारे बेहतर कंटेंट दिए जाएंगे, आप लोग बस पूरे धैर्य के साथ चैनल पर बने रहिएगा। और जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करते चलेंगे तो एग्ज़ाम तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, किस शासक ने भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, किस शासक ने भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया था? अशोक के द्वारा जो है प्रोत्साहित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का घर बनाते थे? यानी ईंटों के द्वारा जो है घर बनाया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के समय भारत के कौन से प्रमुख शहर प्रमुख थे? तो एक हो गया आपका कांची, उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र। गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? कालिदास को जो है कालिदास जो है गुप्त काल के बहुत फेमस कवि थे। अगला यहाँ पर पॉइंट है, किस सम्राट ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना करी? कनिष्क के द्वारा जो है कुषाण साम्राज्य की स्थापना करी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर पूछा गया है पेपर में कि कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कनिष्क के द्वारा जो है करी गई थी। कृषि संबंधित लेखन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बृहत संहिता जो है कृषि संबंधित लेखन का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्राचीन भारत में गांधी नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के समय में सर्वप्रथम ग्रीक यात्री कौन भारत आया था? तो मौर्य साम्राज्य के समय में दोस्तों सबसे पहले ग्रीक यात्री कौन था जो भारत आया था? वो था मेगास्थनीज। भारत में सिंहासन बत्तीसी के किस राजा से संबंधित है? भारत के सिंहासन बत्तीसी के किस राजा से संबंधित है? राजा भोज। वेदांत दर्शन का संस्थापक कौन था? वेदांत दर्शन का संस्थापक कौन था? शंकराचार्य। ठीक है, वेदांत दर्शन का संस्थापक कौन था? शंकराचार्य। अगला पॉइंट देखिएगा, कौन से शासक ने सिंहासन बत्तीसी के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? सम्राट विक्रमादित्य ने जो है सिंहासन बत्तीसी के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। गुप्त साम्राज्य के दौरान कौन से साहित्यिक कार्य किए गए थे? तो महाकाव्य रचनाएं, नाट्य काव्य और शास्त्र ग्रंथ। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के दौरान जो है कौन से साहित्यिक कार्य किए गए थे? महाकाव्य की रचनाएं करी गई थी, नाट्य काव्य की रचनाएं करी गई थी, उसके बाद शास्त्र ग्रंथ लिखे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान देने वाली शासक कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन जो थे सबसे पहले स्त्री शिक्षा पर ध्यान देने वाले शासक थे। ठीक है, कौन सा शासक मौर्य साम्राज्य के बाद उन्नति के संकेत मानता था? सम्राट अशोक। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किसके द्वारा किया गया? सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया गया। भारत में पहला वैश्विक युद्ध कब हुआ था? तो कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध। ठीक है, भारत में पहला वैश्विक युद्ध। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का पालन किया था? जैन धर्म का पालन किया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रमुख नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। महत्वपूर्ण है। कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रमुख शास्त्र माने जाते हैं?
तो त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु का स्थान कहाँ पर था? कुशीनगर, या इसे कहते हैं कुशीनारा भी कहा जाता है। रामायण की रचना किसके द्वारा करी गई थी? वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना करी गई थी। अशोक के शिलालेखों पर किस प्रकार के संदेश थे? नैतिक और धार्मिक उपदेश। किस प्रकार के उपदेश थे? नैतिक और धार्मिक उपदेश। अशोक के शिलालेखों पर जो है संदेश दिया गया था, नैतिकता से संबंधित और धार्मिक उपदेश दिया गया था। आइएगा अगला पॉइंट देखिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास में कौन सा ऐतिहासिक कालखंड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? मौर्य काल को जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कौन सा सम्राट पहला मौर्य साम्राज्य का शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था पहला मौर्य साम्राज्य का शासक था। भारत में प्रथम गुप्त साम्राज्य के सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम गुप्त साम्राज्य के सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा करी गई थी। बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत। और धम्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है दोस्तों? जो जैसे सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। किसने अर्थशास्त्र का रचनाकार माना जाता है? किसे? तो कौटिल्य को। भारत में राजतरंगिणी का लेखक किसे कहते हैं? कल्हड़ को जो है राजतरंगिणी का लेखक कहा जाता है। और यहाँ पर राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत ही संपूर्ण जानकारी मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास में धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम्राट अशोक को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है देखिएगा, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। ठीक है, यानी वर्तमान में कहाँ पर ये? पाटलिपुत्र पटना में है। और प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। महत्वपूर्ण राजधानी है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस महान बौद्ध विद्वान का स्वागत किया गया था? तो बोध सेना। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है? त्रिपिटक में जो है बौद्ध ग्रंथ के उपदेशों का संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रकार की लेखन प्रणाली का उपयोग किया गया है? तो चित्रात्मक लेखन प्रणाली का जो है प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में, और इसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं। ठीक है, इसे पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं या चित्रात्मक आप कह सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में सबसे पुरानी नगर योजना किस सभ्यता में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है सबसे पुरानी नगर योजना पाई गई है। कौन सा सम्राट सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर शासन करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा जो है शासन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए प्रमुख नगर कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोटल की जगह आप लोग लोथल कर लीजिएगा, ये लोथल है। और ये लोथल कहाँ पर है? वर्तमान में गुजरात में, धौलावीरा। ठीक है, चलिएगा। गुप्त काल में अलंकार की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन का साम्राज्य किसकी राजधानी से विस्तारित था? तो थानसेर। चलिएगा, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित हैं। किसे भारतीय उपमहाद्वीप का महानायक माना जाता है? तो सम्राट अशोक को जो है भारतीय उपमहाद्वीप का महानायक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के समय अर्थशास्त्र में किसकी प्रमुख भूमिका थी? कौटिल्य की। वेदांत दर्शन की उपाधि किसने की दी थी? शंकराचार्य ने। ठीक है, शंकराचार्य ने। भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। किसे भारत का बुद्धिमान सम्राट कहा जाता है? सम्राट अशोक को। ठीक है, जो भारत का सबसे बुद्धिमान सम्राट था वो सम्राट अशोक। राजा हर्षवर्धन ने कौन सी प्रसिद्ध सभा आयोजित की थी? तो कन्नौज की सभा जो है हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करी गई थी। प्रश्न पूछता है, भारत में संस्कृत साहित्य की शुरुआत किससे हुई? तो वेदों से हुई भारत में संस्कृत साहित्य की शुरुआत।
कृषि से संबंधित प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वृहत संहिता जो है कृषि से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है। गुप्त काल में प्रसिद्ध नाटककार कौन था? कालिदास जो था। और इन्हीं की अभी हमने आपसे पूछा था कुमार संभवम किसकी रचना है, तो ये कालिदास की ही है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये सारी रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं। कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के भौतिक और सामाजिक जीवन का प्रमुख स्रोत है? पूर्ण तत्व, ठीक है, यानी कुमार संभवम कौन सा ग्रंथ जो है गुप्त काल के भौतिक और सामाजिक जीवन का प्रमुख स्रोत है, यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो है गुप्त काल के भौतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, वो है कुमार संभवम। भारत में बौद्ध धर्म का पहला व्यापक प्रसार किस सम्राट ने किया? अशोक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शिलालेख किसे माना जाता है? तो अशोक के शिलालेख को माना जाता है। भारत में वाणिज्य और व्यापार का किस काल में समृद्धि प्राप्त थी? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न कहता है कौन सा सम्राट कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कौन सा सम्राट कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फेमस था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में उपनिषद का प्रमुख विषय क्या था? तो ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान, यानी उपनिषद का जो प्रमुख विषय था, यानी जो उपनिषद का अगर देखा जाए अर्थ होता है ब्रह्म और आत्मज्ञान होता है, ठीक है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। ये दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये महत्वपूर्ण है। भारत में बौद्ध धर्म के महायान रूप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कश्मीर से हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था, दो संप्रदायों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, एक हीनयान और एक महायान। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे कहता है महायान रूप की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी बौद्ध धर्म के महायान रूप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कश्मीर से हुई थी। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्राट भारत में सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य और संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय फेमस हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अभी आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत की इतिहास, इसी तरीके से जियोग्राफी आपको मिलेगा, इसी तरीके से स्टैटिक जीके मिलेगा, यानी जितनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और ज़रूर कवर करिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉमिस ये हमारा है, आप लोग देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं ये पीडीएफ उठा के आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।